हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का 555 शक्ति चैनल में मैं रत्ना बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आप सभी लोगों से कहा था कि डीएमडीएफ अवेकनिंग वीडियो का पार्ट 2 बनाना ही पड़ेगा, मैं बनाऊंगी। और क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो अभी आपको मुझे बतानी है, तो आज की वीडियो में मैं डीएफ की अवेकनिंग स्टेजेस के बारे में बताऊंगी। स्टार्टिंग से एक डीएफ स्टार्टिंग से लेके जब वो अवेकन होती है तब से लेके एंड तक किन किन स्टेजेस से गुजरती है वो आपको बताऊंगी। और वो 5 मिस्टेक्स बताऊंगी जिसकी वजह से एक डीएफ अपने डीएम की अवेकनिंग को ट्रिगर नहीं कर पाती है, यानी उसकी वजह से या फिर कुछ भी ऐसा वो करती है जिसकी वजह से डीएम उनके अवेकन नहीं हो पाते या उनको पूरी तरीके से इग्नोर करते हैं या उसके बताया गए कॉन्सेप्ट पे डीएम विश्वास नहीं करते या उनको ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट इन सब चीज़ों पे विश्वास ही नहीं होता, यानी बहुत लेट अवेकन होते हैं डीएम, ये भी आप कह सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। डीएम अवेकनिंग की मेरी पिछली वीडियो में एक दो डीएफ ने ये क्वेश्चन पूछा कि मैम फिर स्पिरिचुअल रीबर्थ वाली स्टेज कब आती है, डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली स्टेज कब आती है, डिवाइन इंटरवेंशन वाली स्टेज कब आती है। तो ये सारी स्टेजेस नहीं है डियर फ्रेंड्स। जो इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है जिससे हर डीएम को गुजरना ही पड़ता है, वो स्टेजेस मैंने आपको बताए। स्टेजेस मतलब एक एक स्टेप, जिस स्टेप को क्रॉस करते करते एक डीएम ऊपर तक आता जा रहा है। अब स्पिरिचुअल रीबर्थ की बात करें तो वो भी कई बार होता है, मतलब कई बार कोई भी स्पिरिचुअल रीबर्थ वाले प्रोसेस से गुजर सकता है। आप भी गुजरते हैं कई बार स्पिरिचुअल रीबर्थ से, इस पे मैंने वीडियो भी बनाया, देख लीजिएगा। डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली सिचुएशन भी कई बार आती है। ये कोई ऐसी स्टेज नहीं है कि एक बार आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल हुआ उसके बाद फिर आप उससे क्रॉस कर गए उसके बाद अब आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता, कई बार आता है ये। और डिवाइन इंटरवेंशन भी ऐसा ही होता है कि डिवाइन इंटरवेंशन, अगर आप कहीं गलती कर रहे हैं, अगर ईश्वर को लग रहा है कि यहाँ पे उनका हस्तक्षेप करना ज़रूरी है, तब डिवाइन इंटरवेंशन होता है और आपका वो प्रॉब्लम या उस प्रॉब्लम से आपको बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो डिवाइन इंटरवेंशन भी एक बार नहीं कई बार होता है। डीएम के केस में भी कई बार होता है कि डीएम सुधर ही नहीं रहे हैं, समझ ही नहीं रहे हैं, आपने सारा कुछ कर लिया लेकिन वो कहीं ऐसे जगह पे स्टक हो गए हैं, तो वहाँ पे भी कई बार डिवाइन इंटरवेंशन होता है और वहाँ से उनको बाहर निकाला जाता है। तो ये स्टेजेस एक बार नहीं कई बार आती हैं। जो मैंने आपको बताया वो सारे सिचुएशन से हर किसी को गुजरना पड़ता है। अब देखिए स्टेजेस अगर ऐसे गिने जाएं, छोटी छोटी चीज़ें अगर देखी जाएं, तो ऐसे तो मैं 20 स्टेजेस आपको गिना दूंगी, है ना। तो अब चलिए मैं डीएफ की जर्नी के बारे में आपको बताती हूँ कि एक डीएफ जो होती है वो किन किन स्टेजेस से होके गुजरती है, उसके स्टार्टिंग से लेके अवेकनिंग की स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक वो कैसे कैसे जर्नी को क्रॉस करती है। मैं बहुत सारे स्टेजेस हैं तो मैं बहुत एक्सप्लेन तो नहीं करूँगी, लेकिन शॉर्ट में बताऊँगी और आप समझ जाएंगे। तो पहला स्टेज तो बबल फेज, सभी जानते हैं कि डीएम और डीएफ दोनों ही बबल फेज से गुजरते हैं। उसके बाद सेपरेशन फेज से गुजरते हैं। बबल फेज में बस दोनों का लव इतना ज़्यादा गहरा होता है या इतना ज़्यादा खूबसूरत होता है, ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा खूबसूरत लव तो हमने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया। और सेपरेशन पीरियड में इतना दर्दनाक सेपरेशन होता है क्योंकि अब लव बहुत ज़्यादा है तो सेपरेशन का पेन भी बहुत ज़्यादा। जितनी खुशी मिलती है लव में उतना ही गम भी मिलता है, ये लिख के रख लो, ये हर बार होता है। चाहे एक बार प्यार करो चाहे 10 बार प्यार करो, जितना ज़्यादा गहरा प्यार करोगे उतना ज़्यादा गहरा दर्द भी होगा। तो सेपरेशन पीरियड में बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है, इंसान हिल जाता है और फिर अपनी प्रॉब्लम का फिर सलूशन ढूंढने लगता है कि अब क्या किया जाए। तो नेक्स्ट स्टेप है ट्विन फ्लेम रियलाइजेशन, कि उसके सामने वीडियोस आते हैं और उसको रियलाइजेशन होता है कि अच्छा तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी जैसा कुछ होता है, तो अच्छा मुझे इनर वर्क करना है। ठीक है, तो यहाँ से उसकी अवेकनिंग हो जाती है शुरू। अब नेक्स्ट जो स्टेज आता है वो रनर चेजर फेज़ कह लीजिए या मिररिंग कह लीजिए। रनर चेजर फेज़ और मिररिंग में साथ में ऐड करके बता रही हूँ। रनर चेजर में क्या होता है कि आप उसको चेज़ करते हैं, फिर वो पर्सन रन करता है आपसे, आपके इश्यूज़ बहुत ज़्यादा मिरर होते हैं, इसी वजह से वो रन करता है। अब ये रनर चेजर फेज़ काफ़ी टाइम तक चलता है। ऐसा नहीं है कि ये रनर चेजर और मिररिंग वाला फेज़ एक स्टेज होता है और उस स्टेज से आप गुजर गए, मतलब एक बार आपने चेज़ करना बंद कर दिया तो फिर वो रन करना बंद कर देंगे। अगर आपने चेज़ करना बंद भी कर दिया और फिर बाद में आपका फिर से ऐसी चेजिंग वाली एनर्जी में आप आ जाते हैं या फिर से लो वाइब्रेशन में अगर चले जाते हैं तो फिर से वो रन कर जाएंगे। तो आपको चेज़ करना परमानेंटली बंद करना होगा, मतलब आपको कुछ ऐसा लर्निंग सीख लेना होगा जिससे कि आप किसी पर्सन को, उसको क्या, किसी भी पर्सन को चेज़ ना करें।
आपके अंदर सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाए, परमानेंटली आपकी हैबिट बन जाए। तो रनर चेज़र फेज़ इसीलिए काफ़ी टाइम तक चलता है, क्योंकि ये लर्निंग सीखने में लोग काफ़ी टाइम लगाते हैं। और रनर चेज़र फेज़ में मिररिंग भी होता है, क्योंकि आप चेज़ करते हैं, फिर वो चीज़ों की इश्यूज़ मिरर होते हैं और फिर वो रन कर जाते हैं। तो इश्यूज़ कई सारे होते हैं, तो धीरे 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 इंसान हील करता है और ये रनर चेज़र फेज़ काफ़ी लंबा भी चलता है। और इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेज आता है वो कार्मिक ट्रिगर्स वाली आती है। इस स्टेज में लगभग अराउंड में कार्मिक ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब ऐसा आपको लगेगा कि जो मेरे अच्छे में, जिनके साथ मैं अच्छी फ्रेंडशिप में थी, वो लोग भी मुझे ट्रिगर कर रहे हैं, घर वाले भी मुझे पता नहीं क्या हो गया बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं, और सारे के सारे आसपास वाले या आपके फ्रेंड्स सब लोग, ऐसा आपको लगेगा कि सब लोग आपसे चिढ़ रहे हैं, आपको ट्रिगर कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आपको इशू दिखा रहे हैं। तो आपको ऐसा लगेगा कि सारी दुनिया आपकी कार्मिक हो गई है, ऐसा लगेगा, जबकि ये सच नहीं होता। वो सिर्फ आपके अंदर के इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से आप सबको ऐसा देख रहे होते हैं। वो रियलिटी नहीं होती, दुनिया जैसी थी वैसी ही रहती है। जस्ट आपके अंदर इतने सारे इश्यूज सरफेस हो रहे होते हैं, इस वजह से आपको दुनिया ऐसी दिख रही होती है। धीरे धीरे जब आप हीलिंग करते हैं तब वो सारे लोग पॉजिटिव हो जाते हैं या आपको पॉजिटिव दिखने लगते हैं, या फिर ये कार्मिक ट्रिगर हील हो जाते हैं। और नेक्स्ट स्टेज है, फिर जब कार्मिक हील हो जाते हैं, काफ़ी चीज़ों की हीलिंग हो जाती है आपकी, तब उस स्टेज के बाद, मतलब काफ़ी कर्मा आप क्लीन कर लेते हो, उसके बाद आपका मिनी यूनियन होता है। आप इसको मिनी यूनियन कह सकते हैं, जिसमें कि आपके डीएम आपको आ सकते हैं, थोड़ा बहुत बातचीत हो सकती है। और लेकिन मिनी यूनियन में भी ज़रूरी नहीं कि वो अपनी फीलिंग सारी आपको शेयर करें या आपको आई लव यू बोलें या आपको एक्सेप्ट कर लें, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिंपल बातचीत तो आपकी हो सकती है, या फिर आप लोग का एक अच्छा आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अब ये छोटा सा जब यूनियन हो जाता है, तब नेक्स्ट स्टेज आती है ऑन ऑफ सिचुएशन वाली। तो हर किसी ट्विन फ्लेम की जर्नी में एक टाइम ऐसा आता है कि ऑन ऑफ सिचुएशन होने लगती है। मतलब जो आप रियूनियन होता है ना आपका, वो रियूनियन तक आप अचानक ही नहीं पहुंच जाते। बहुत सारी हीलिंग करते करते थोड़ा बहुत आप अपने रिलेशन को संभालते, बचाते और अपने डीएम को समझते, अंडरस्टैंड करते, तब जाके आप हारमोनियस यूनियन में पहुंचते हैं। तो उसके पहले मिनी यूनियन और नेक्स्ट स्टेज ऑन ऑफ सिचुएशन ये आती ही आती है, जिसमें आपको अपने डीएम को समझने का मौका मिलता है। इसी स्टेज में आपको ये भी पता चलता है कि वे एक्चुअली आपको लव करते हैं या नहीं करते हैं। इस स्टेज में एक्चुअली आपको पता चलता है कि आपको क्या करना चाहिए, या आपकी अंडरस्टैंडिंग उनकी अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि नहीं। क्योंकि बहुत लोगों का तो ऐसा स्टेज होता है कि बहुत टाइम तक एक दूसरे से बात ही नहीं होती है। बहुत ज़्यादा लोग तो ऐसे ही होते हैं कि एक बार मिले, थोड़ा सा बबल फेज हुआ 1-2-3 महीने का, या फिर किसी किसी का तो 1 वीक का, या कोई कोई तो देखता ही नहीं है, सिर्फ फोटो देख के अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है, बबल फेज वगैरह, या फिर ऑनलाइन मिल ली है उसी से स्टार्ट हो जाती है ना। तो ऐसा भी होता है। तो इस ऑन ऑफ सिचुएशन में ही आप लोगों को एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है असली में। तो ऑन ऑफ सिचुएशन के बाद की स्टेज आती है डीएफ का सेल्फ लव। क्योंकि ऑन ऑफ सिचुएशन जब होता है, मिनी यूनियन भी होता है, उसके बाद डीएफ को ऐसा सोल शॉक सा लगता है कि डीएम इस तरीके से उसको क्यों डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, या बात नहीं मान रहे हैं, या बिल्कुल उसको लव नहीं करते हैं, इग्नोर करते हैं वगैरह वगैरह। तो उसका एक फाइनल स्टेज आ जाता है कि अब उसको डिसीजन ले लेना होता है, क्योंकि वो इतना हीलिंग कर चुकी होती है, सब कुछ कर चुकी है। तो इस स्टेज पे डीएफ डिसीजन लेती है कि वो चेज नहीं करेगी, वो सेल्फ लव करेगी, वो डीएम को रिलीज़ कर देगी, डीएम को छोड़ देगी और सिर्फ खुद पे फोकस करेगी। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेल्फ लव, सेल्फ रियलाइजेशन, ये वाली स्टेज, हाई वाइब्रेशन कह लीजिए, आप कह लीजिए स्ट्रॉन्ग सेल्फ लव वाला स्टेज, तो ये स्टेज आ जाता है। इसके पहले भी डीएफ सेल्फ लव करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद रहती है कि उसका लव ही उसके डीएम को चेंज करेगा। लेकिन जब वो देख लेती है कि उसका लव, इतना ज़्यादा लव भी डीएम को चेंज नहीं कर रहा है, फिर भी ये ऐसा बिहेव कर रहा है उसके साथ में, तब वो डिसीजन लेती है सेल्फ लव करने का। और उसके अंदर ऑटोमेटिक आ जाता है सेल्फ लव, क्योंकि वो सब कुछ करके हार चुकी होती है। तो वो स्ट्रॉन्ग सेल्फ लव वाली सिचुएशन में आती है और बिल्कुल फिर डीएम को चेज करना बंद कर देती है, सेल्फ पे फोकस करना शुरू कर देती है और डीएम को लगभग लेट गो कर देती है। और इसके बाद एक स्टेज आती है जो किसी किसी की लाइफ में होती है और किसी किसी की लाइफ में नहीं होती है, फॉल्स ट्विन फ्लेम रिलीज़ वाली स्टेज। जब आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेल्फ लव वाले उसमें आ जाते हैं ना, तब अगर वो पर्सन आपका फॉल्स ट्विन है तो वो हमेशा के लिए चला जाता है। उसी स्टेज में जब आप बहुत स्ट्रॉन्ग सेल्फ लव करते हैं ना, तो उसी स्टेज में आपके जितने भी कार्मिक होते हैं वो सारे रिलीज़ हो जाते हैं।
तो कार्मिक सारे ठीक हो जाते हैं। अगर कोई फॉल्स ट्विन है तो वो रिलीज़ हो जाता है। जो लोग ट्रू ट्विन फ्लेम के साथ हैं उनके साथ तो ये फॉल्स ट्विन रिलीज़ वाली स्टेज नहीं आती है। और इसी स्टेज के बाद स्ट्रॉन्ग सेल्फ लव वाली स्टेज के साथ में बहुत हाई वाइब्रेशन एनर्जी डीएफ के अंदर आ जाती है, तो वो अपने रियल लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट कर लेती है। मतलब फॉल्स ट्विन रिलीज़ हो जाता है, वो अपने रियल हाई वाइब्रेशनल लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि इस वक्त तक वो काफ़ी हीलिंग और सेल्फ लव बहुत ज़्यादा आ चुका होता है। तो वो ऐसा पार्टनर मैनिफेस्ट करते हैं जो उनको रियल में लव करता है, क्योंकि उनके अंदर सेल्फ लव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब लव वाला पार्टनर ही वो अट्रैक्ट करते हैं, या फिर वो ट्रू लव का मतलब समझ जाते हैं कि उनकी लाइफ में कौन लोग उनको सच में प्यार करते हैं। जो लोग फॉल्स ट्विन जर्नी में होते हैं उनकी बात कर रही हूँ। और इसी स्टेज में जो ट्रू ट्विन के साथ हैं उनके डीएम के अंदर सेल्फ रियलाइजेशन होता है और उनकी अवेकनिंग भी इसी टाइम में ज़्यादातर ट्रिगर हो जाती है, क्योंकि डीएफ यहाँ पे बिल्कुल सेल्फ लव में आ जाती है और वो डीएम को इग्नोर कर देती है। तो इसी स्टेज में लगभग डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है जो लोग ट्रू ट्विन फ्लेम के साथ होते हैं। अगर कोई फॉल्स ट्विन के साथ है तो इस स्टेज में भी उसके डीएम के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, कोई उसकी अवेकनिंग नहीं होगी। ऊपर से उल्टा उसके अंदर और भी ज़्यादा मतलब वो आने लगेगा कि वो और ज़्यादा डीएफ को इग्नोर करेगा। और अगर डीएफ उनकी लाइफ से चली भी जाती हैं तो वो कभी उनको डीएफ की तरफ पलट के भी नहीं देखेंगे, अगर वो फॉल्स ट्विन हुआ तो अब इसके बाद की जो स्टेज होती है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद इसके बाद की जो स्टेज होती है वो अबंडेंस वाली स्टेज होती है। आप इसको बहुत ही हाई वाइब्रेशनल स्टेज कह सकते हैं। पीस वाली स्टेज होती है डीएफ का, अबंडेंस वाली स्टेज होती है। इसी स्टेज में डीएफ का बहुत ज़्यादा यिंग यांग बैलेंसिंग होता है, उसके अंदर यिंग यांग बैलेंसिंग होता है, उसके अंदर उसका डीएफ एनर्जी मर्ज होता है, जिसकी वजह से वो अपने रियल लाइफ पार्टनर को भी इसी स्टेज में अट्रैक्ट करती है। बहुत ज़्यादा अबंडेंस भी अट्रैक्ट करती है, उसको बहुत ज़्यादा सेल्फ लव भी फील होता है, उसका ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा होता है इसी स्टेज में। कुंडलिनी अवेकनिंग वगैरह भी लगभग इस स्टेज में, जिसकी नहीं हुई होती है पहले, तो उसकी इस स्टेज तक लगभग हो जाती है। और ज़्यादातर डीएफ इस स्टेज तक बिल्कुल बैलेंस स्टेट में आ चुकी होती हैं, हर चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू कर देती हैं। इस स्टेज तक लगभग डिवाइन के साथ भी मर्जिंग डीएफ की हो जाती है। अब इसके जस्ट बाद एक स्टेज आती है हारमोनियस यूनियन, अंदर अपने अंदर फील होने वाली स्टेज की डीएफ को हारमोनियस यूनियन, अनकंडीशनल लव या उसके जो डिवाइन लाइफ पार्टनर है उसके साथ में अपने अंदर ही यूनियन उसको फील होने लगता है। उसको ये रियलाइजेशन हो जाता है कि डीएम कहीं बाहर नहीं, उसके अंदर ही है, और कैसा अनकंडीशनल लव होता है, कैसे अपने अंदर ही डीएम को फील करा जाता है, ये सारी चीज़ें उसको अंडरस्टैंड हो जाती हैं। फीलिंग बेस पे उसकी एनर्जी में फील भी होने लगती हैं। वो कभी भी डीएम से यूनाइट होने के लिए बाहर उसको नहीं खोजती है, वो अपने अंदर ही उसको फील करके सेटिस्फाई फील करती है। अब फुल सेटिस्फाई तो फील नहीं करेगी, क्योंकि बाहर 3D में मिलना ही होता है। थोड़ी सी क्रेविंग तो रहती है कि मिलता तो अच्छा होता, लेकिन वो सेटिस्फाई होती है। नहीं भी मिल रहा तो भी अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर वो फोकस हो जाती है अपने सोल पर्पस पे, अपने काम पे, या जो भी वो करना चाहती है उन चीज़ों पे वो फोकस हो जाती हैं। और जब वो फोकस हो जाती है, चीज़ों को लेट गो करती है, भूल जाती है और अपने ऊपर पूरा फोकस हो जाती है, तब स्टेज आती है लास्ट हारमोनियस यूनियन वाली स्टेज। तब हारमोनियस यूनियन हो जाता है, तब तक डीएम काफ़ी चेंज होकर के डीएफ के पास आ चुकते हैं और फीलिंग वगैरह शेयर कर लेते हैं, पता लग जाता है। इसके पहले भी हो सकता है कई डीएम ने फीलिंग शेयर करी हो, लेकिन फीलिंग शेयर करते हैं लेकिन फिर भी ऑन ऑफ सिचुएशन लगी रहती है। वो अपनी फीलिंग पे टिके नहीं रहते, उनको खुद ही नहीं पता कि वो डीएफ से प्यार करते हैं नहीं करते हैं, रुकेंगे नहीं रुकेंगे, उनको अपनी फीलिंग का पता नहीं। लेकिन हारमोनियस यूनियन वाले स्टेज में वो अपनी फीलिंग एक्सेप्ट भी करते हैं, डीएफ को बताते भी हैं, और अगर डीएफ को नहीं भी बताया तो भी दोनों एक दूसरे के साथ में हारमोनियसली बातचीत करते हैं और एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं एक दूसरे की सिचुएशन को, और अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है हारमोनियस यूनियन वाली स्टेज में। एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है एक दूसरे की सिचुएशन का, और बहुत ही अच्छे से एक दूसरे को हील करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये रही पूरी डीएफ की एक जर्नी की, एक डीएफ कैसे स्टार्टिंग से इनर वर्क करते हुए कैसे लास्ट स्टेज तक आगे बढ़ती है। शॉर्ट में मैंने बताया, फिर भी देखिए कितना लंबा हो गया। अब मैं आपको बताऊंगी वो 5 गलतियां क्या करती हैं अवेकनिंग के पीरियड में, जब वो डीएफ अवेकन हो रही होती हैं, इनर वर्क कर रही होती हैं, वो 5 क्या गलतियां करती हैं जिसकी वजह से उनके डीएम अवेकन नहीं हो पाते, या फिर ये जो रन करने वाला सिचुएशन है ये
काफ़ी टाइम तक चलता है, कभी कभी 2 साल तक रनर चेज़र और मिररिंग और डीएम का बिल्कुल चेंज नहीं होना, ये सब काफ़ी टाइम तक चलता रहता है। डीएफ मतलब मैं यहाँ पे एनर्जी की बात कर रही हूँ। मैं डीएफ डीएम बार बार एनर्जी एनर्जी नहीं कहती, लेकिन आप सभी लोगों को पता है और आप सब लोग समझते होंगे, राइट। तो डीएफ लड़की भी हो सकती है, लड़का भी होता है। तो जो भी हो वो अपने अंदर चेक कर लें कि वो डीएफ एनर्जी में है। वो ये सारी मिस्टेक अगर कर रहे हैं तो अगर रिजोनेट हो रहा है तो वो चेक कर सकते हैं अपने अंदर। तो पहला मिस्टेक और सिंपल जो कि लगभग सब लोग जानते होंगे कि प्यार के लिए भीख मांगना, मतलब लव बेगिंग एनर्जी सेंड करना। प्यार के लिए भीख मांगना बंद कर दीजिएगा, नहीं तो आप 1% भी एहसास नहीं करा पाएंगे डीएम को कि आप उनके कोई डिवाइन लाइफ पार्टनर भी हो। बिल्कुल उनको एहसास ही नहीं होगा और रियलाइज़ तक नहीं कर पाएंगे। तो पहचानिए आप अपनी एनर्जी को, अपने अंदर जाके चेक करिए कि आपको क्यों, ऐसा क्या रीज़न है आपके बचपन से लेके अभी तक, ऐसा क्या एनर्जी है आपका कि आपको लव के लिए भीख मांगनी पड़ रही है। ऐसा क्या नहीं सीखा आपने, मतलब कि जिसकी वजह से आप लव को अपनी लाइफ में क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, लव को क्रिएट करना सीख नहीं पा रहे हैं। एक हाई वाइब्रेशन, एक डिवाइन पर्सन को पूरी दुनिया लव करती है, सभी लोग उसकी तरफ खिंचते चले आते हैं, है ना। तो आपके अंदर ऐसी कौन सी एनर्जी नहीं है जिसकी वजह से लोग आपसे आतुर नहीं है लव करने के लिए, या लोग आपसे भाग रहे हैं, आपसे प्यार नहीं करना चाह रहे हैं, जब बल्कि आपको एक बोझ की तरह देख रहे हैं। तो कभी भी डीएम के सामने उनसे बात करते समय आपकी डेस्परेशन एनर्जी नहीं दिखनी चाहिए, ऐसे भीख मांगने वाली एनर्जी नहीं दिखनी चाहिए। आप साबित करिए कि आप लव के लायक हैं, आप प्यार के लायक हैं। आप भीख मत मांगिए, अपनी ज़िंदगी में लव को क्रिएट करना सीखिए। फेमिनिन एनर्जी को ये सीखने में बहुत टाइम लगता है, आप जितना जल्दी ये सीख लेंगे आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो फेमिनिन एनर्जी लगभग ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि उनको सेल्फ वर्थ वाला इशू होता है। तो अपनी कीमत सबसे पहले तो वो पहचानती ही नहीं, मतलब अपनी कीमत वो कभी पहचानती ही नहीं है। इसकी वजह से उनको सेल्फ लव का रियलाइजेशन, या अपने खुद के साथ वो कितना लव में आ सकती हैं, इस बात का रियलाइजेशन उनको नहीं होता। इस वजह से इनके डीएम को भी वो उनकी ज़िंदगी में ज़रूरी हैं, इस बात का उनको रियलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो पहला मिस्टेक तो यही करती हैं कि बहुत देर लगा देती हैं सेल्फ लव करने में, या बहुत देर लगा देती हैं वो अपने वर्थ को पहचानने में। और दूसरा गलती ये है कि वो मटेरियलिस्टिक ग्रोथ को इग्नोर करती हैं। डिवाइन फेमिनाइंस या फेमिनिन एनर्जी अक्सर मटेरियलिस्टिक ग्रोथ को या मटेरियलिस्टिक चीज़ों को, मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस को इग्नोर करती हैं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं होता कि आप स्पिरिचुअलिटी में घुसे रहिए। आप किसी को कहेंगे कि मैं एक डिवाइन पर्सन हूँ, एक स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, लेकिन वो सीधा इससे नहीं, वो सीधा आपको ये पूछेगा कि ठीक है आप करते क्या हो, आपके रिलेशनशिप कैसे हैं, आपकी ज़िंदगी कैसी है ना। तो वो सीधा डायरेक्ट उस पे चला जाएगा। तो डिवाइन फेमिनाइन ज़्यादातर मटेरियलिस्टिक ग्रोथ को इग्नोर करती हैं और बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं जब उनकी अवेकनिंग होती है, बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं मेडिटेशन पे, साधना पे, और उसी पे बिल्कुल दिन रात लग जाती हैं। मतलब उनको ऐसा लगता है कि बस ये मेडिटेशन साधना कर लो और उनके डीएम की अवेकनिंग हो जाएगी या उनका रियूनियन हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, मैं आपको अभी लिख के बता दे रही हूँ। मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल जर्नी दोनों में आप जब तक बैलेंस नहीं करेंगे, आपका डीएम आपको कुछ समझेगा ही नहीं। अगर आप उसको जाके बताओगे भी कि भाई हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, मैं अवेकनिंग की जर्नी में हूँ, मैंने बहुत इनर वर्क कर लिया, मैं अवेकन हो रही हूँ, तो वो कहेगा सिंपल, आपका बिहेवियर देखेगा, आपका डेस्परेट एनर्जी देखेगा, आप देखेगा कि आप लव के लिए भीख मांग रहे हो, आप भले अवेकन हो लेकिन उस पर डिपेंडेंट हो, तो वो आपकी किसी बात पर भरोसा ही नहीं करेगा, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में आपने कुछ अचीव नहीं किया है। तो अगर आपने कुछ अचीव नहीं किया है तो कोई आपकी बात क्यों सुनेगा। इवन आपके डीएम भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे और आपको बिल्कुल अवेकन नहीं मानेंगे। अगर आजकल कोई भाषण भी देता है ना, तो कोई किसी को ज्ञान भी दे रहा होता है ना, तो सबसे पहले वो उसका देखते हैं कि उसने क्या किया है कि आप ज्ञान देने आ गए हो, है ना। तो ऐसा होता है। तो आप अपने डीएम को कहो अवेकन हूँ मैं, लेकिन एनर्जी पे वो दिखनी चाहिए। तो मटेरियलिस्टिक ग्रोथ पे भी फोकस करिए, करियर, जॉब, को डिपेंडेंसी, ये सारी चीज़ें हील करिए। आपका दिखना चाहिए कि आपका मटेरियलिस्टिक ग्रोथ भी हो रहा है स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ साथ। अब आप कहोगे कि मेरा मटेरियलिस्टिक ग्रोथ डीएम अवेकनिंग से कहाँ रिलेटेड है। बिल्कुल रिलेटेड है, क्योंकि वो डीएम बड़े मटेरियलिस्टिक होते हैं। अगर आपको उनको स्पिरिचुअल लाइन में लाना है, तो जब आप स्पिरिचुअल होते हुए भी आप मटेरियलिस्टिक ग्रोथ करते हो ना, तो ये बात उनको खींचती है आपकी तरफ, और उनको लगता है कि भाई उनकी प्रॉब्लम का सलूशन आपके पास है। तो वो आपका जो लाइन है वो उसको अपना के, आपका जो एरिया जिस पे आप भी काम कर रहे हो, उन चीज़ों को अपना के वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं।
क्योंकि वो भी तो प्रॉब्लम में होते हैं। तब वो आप पे भरोसा करके वो आपकी चीज़ें कर पाएंगे, या आपने अगर कभी कहा कि इनर वर्क करो, मेडिटेशन करो, तो वो कर पाएंगे। वरना वो आपकी बात ना मानेंगे, ना आपको अप्रिशिएट कर। अब कुछ लोग कहेंगे कि जो लोग अच्छा पैसा वैसा कमाते हैं उनका क्या, तो उनका भी डेस्परेट एनर्जी होता होगा, वो भी अपने डीएम को बहुत ज़्यादा चेस करती होंगी। तो कोई एक ही रीज़न इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सारी चीज़ें सॉल्व कीजिए, देखिएगा डीएम आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे। उनको ट्विन जर्नी के बारे में पता हो चाहे नहीं हो, लेकिन फिर भी वो आप में इंटरेस्ट लेंगे। तीसरा मिस्टेक, आप ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट को अपनी डीएम के ऊपर हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहते हो। ये भी बहुत ही गलत एनर्जी है आपकी फीलिंग भी ये गलत है। बहुत सारी डीएफ हैं ऐसा सोचती हैं कि हम ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट, हम दोनों ट्विन फ्लेम हैं और ये हम अगर डीएम को बता देंगे तो हो सकता है उसको कुछ रियलाइजेशन हो। जिसको प्यार है ही नहीं, जिसको रियलाइजेशन है ही नहीं, वो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बताने से उसको कैसे रियलाइजेशन आ जाएगा। वो तो और भी ज़्यादा डर के भाग सकता है पर्सन, या और भी ज़्यादा वो आपको बेवकूफ़ समझ सकता है। अगर वो मटेरियलिस्टिक है, वो इन चीज़ों पे बिलीव ही नहीं करता है, तो आपको और ज़्यादा पागल समझेगा और वो दूर भाग जाएगा। तो डीएम को या ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट को ऐसे हथियार की तरह उनके ऊपर यूज़ ना करें कि भाई हम ट्विन फ्लेम हैं, हम एक डिवाइन कपल है, इसलिए आप हमसे लव करो, इसलिए आप अपने रिलेशन से बाहर निकल के हमारे पास आ जाओ, इसलिए आप अपने घर वालों से लड़ाई करके हमारे पास आ जाओ। नहीं, आप प्यार के लायक बनो, आप उनके लायक बनो। उन्हें ऐसा फील कराओ कि वो आपसे लव या प्यार या शादी कर सकते हैं, न कि आप ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट को हथियार की तरह यूज़ करो कि ये देखो हम लोग ट्विन हैं, इसलिए आपको तो मुझसे लव करना ही पड़ेगा वगैरह वगैरह। ये आपकी फीलिंग में भी नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग ना जाएं बताने, लेकिन आपकी फीलिंग के अंदर भी ये होता है कि भाई हम तो ट्विन फ्लेम हैं, इसलिए उसको तो आना ही चाहिए, इसलिए उसको तो मुझे एक्सेप्ट करना ही चाहिए, इसलिए तो उसको मेरे लिए वेट करना ही चाहिए। क्योंकि हम ट्विन हैं इसके लिए तो उसकी फीलिंग मेरे लिए डिफरेंट तो होनी चाहिए। नहीं है तो उसके अंदर कोई गलत बात है या कोई गलती है। मेरे हिसाब से जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है वो इंडिविजुअल अवेकनिंग की जर्नी होती है। मतलब कि डीएम की अवेकनिंग तो बाद की बात है। सबसे पहले जब आपकी अवेकनिंग होती है तो उसमें आपको अवेकन कराया जाता है। मतलब गॉड आपको एक मौका देते हैं कि आप पहले अपने ऊपर वर्क करें, तब तक वो डीएम को रोक करके रखते हैं। किसी भी रीज़न से वो डीएम को रोक करके रखते हैं ताकि वो आके आपको डिस्टर्ब ना कर सकें। लेकिन डीएफ ये बात समझती नहीं है, वो बिल्कुल डेस्परेट होकर उनका वेट करती रहती है और अपने इनर वर्क पे, ग्रोथ पे ध्यान ही नहीं देती है, जिससे कि डीएम की अवेकनिंग और देर हो जाती है। आप अपने आप को इस लायक ही नहीं बना रहे हैं कि आप के अंदर इतना पेशेंस रह पाए कि आप खुद को संभाल पाएँ, ताकि जब डीएम अवेकन हो या डीएम के अंदर ऐसी डेस्परेट एनर्जी आए तो आप उसको सिखा सको, या आप उसको बैलेंस कर सको, या आप उसको बता सको। नहीं, आप खुद ही इतने ज़्यादा डेस्परेट एनर्जी में आप भिखारी बने रहते हो कि अगर उसने हाँ कर दी तो आप बस टूट पड़ोगे, ऐसा लगता है। ये मैं उनकी बात कर रही हूँ जो नए नए ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं, जो बहुत ज़्यादा बैलेंस हो गए हैं। जो अभी मेरे वीडियो देखते हैं उनमें से बहुत ज़्यादा लोग बैलेंस हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अभी आपकी ऐसी एनर्जी नहीं है, लेकिन एक टाइम पे आपकी ऐसी एनर्जी थी। तो मैं उन लोगों के लिए भी ये बना रही हूँ जो नए नए भी हैं जर्नी में। तो मैं तो सारी बातें करूँगी, है ना। तो ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट को आपको एक हथियार की तरह नहीं समझना है और उन्हें बताना भी नहीं है कि आप सोचो कि मैं उनको ट्विन जर्नी के बारे में बता दूं और फिर वो आ जाएंगे मेरे पास। ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे लोगों ने बता दिया फिर भी डीएम ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो आपकी सिर्फ इनर वर्क, आपका सेल्फ लव और बाकी सारी चीज़ें ही उनको अवेकन करा सकती हैं, उनको रियलाइज़ करा सकती हैं। तो कभी भी ऐसा ना सोचे कि आपके वो ट्विन है या आपके वो डीएम है, इस वजह से वो आ जाएंगे या इस वजह से आपके लिए वो सब कुछ करेंगे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। ऐसा नहीं होता। आप उनके ऊपर को डिपेंडेंट हो और क्योंकि वो आपके ट्विन है इसलिए वो आपकी को डिपेंडेंसी हटा देंगे, इसलिए वो आपको संभाल लेंगे, इसलिए वो आपको सपोर्ट कर देंगे। ऐसा नहीं होता। ऐसा आप सोचते हैं, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा अवेकन हो जाएंगे, इनर वर्क करेंगे, तब आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी कि ट्विन आपका सपोर्ट करने नहीं आते। तो अगर आपको लगता है कहीं पे भी कि मेरी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मैं इमोशनली को डिपेंडेंट हूँ, मुझे प्यार चाहिए, मैं फाइनेंशियली को डिपेंडेंट हूँ, मेरे को कार्मिक बहुत तंग कर रहे हैं वगैरह वगैरह, तो मेरे ट्विन, क्योंकि वो ट्विन है मेरे, वो डीएम है, तो आके वो मुझे संभाल लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। ये सारी प्रॉब्लम आपको खुद से ही सॉल्व करनी पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप ये बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं कि आपके डीएम की अवेकनिंग नहीं हुई है, या आप बहुत बार ऐसा बोलते हैं कि आपके डीएम की अवेकनिंग नहीं हुई है, बिना ये जाने कि अवेकनिंग का मतलब होता क्या है।
एग्ज़ाम्पल के लिए कि मैंने अपनी 5-6 महीने पहले की डीएम अवेकनिंग वाले वीडियो में बताया था थोड़ा-सा अपने डीएम के बारे में कि मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मेरे डीएम अवेकन नहीं है। मुझे ऐसा हमेशा लगता था कि जो आज मैं सीख रही हूँ उनको पहले से ही वो पता है। क्योंकि जैसे-जैसे मैं सीखती जा रही थी चीज़ें वैसे-वैसे मुझे रियलाइज़ होता जा रहा था कि ये सारी चीज़ें तो मेरे डीएम के अंदर पहले से ही हैं। और इसके अलावा तो उसके अंदर पेशेंस भी है, वो प्यार के लिए कभी भीख भी नहीं माँगते, वो किसी के ऊपर कोडिपेंडेंट भी नहीं है, वो फाइनेंशियली कोडिपेंडेंट भी नहीं है और भी बहुत सारी चीज़ें, है ना? इतना ज़्यादा उनके अंदर गुस्सा भी नहीं है, जितना तो मैं गुस्सा कर देती हूँ। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें मुझे ऐसी लगी कि जैसे उनके अंदर तो पहले से ही है। तो मैं ऐसा कह रही हूँ कि मैं अवेकन हूँ और वो अवेकन नहीं है? मेरे दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आया था। अब ये बात अलग है कि जो कुछ मुझे पता है वो ज़रूरी नहीं कि उनको आता ही हो। अब प्रॉब्लम मेरी भी ज़िंदगी में है, प्रॉब्लम उनकी भी ज़िंदगी में है, तो ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है ना, वो अपनी लाइफ़ की प्रॉब्लम वो कैसे सॉल्व करते हैं, चाहे लॉजिकली सॉल्व करते हैं या फिर मेडिटेशन करके सॉल्व करते हैं। ये तो मेरा काम नहीं है। मेरा अपना तरीका है कि मैं मेडिटेशन करके सॉल्व करती हूँ। हो सकता है उन्हीं प्रॉब्लम को वो मिनटों में ऐसे ही सुलझा देते हों दिमाग से। तो मैं भी सोचती थी कि मैंने ऐसा क्या जान लिया, मैंने ऐसा क्या कर लिया जो वो नहीं कर रहे हैं। और अवेकनिंग का अगर मतलब आप लोग ये समझते हैं कि कोई एक पर्सन है जो ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में जान ले और मान ले इस बात को और फिर वो आपसे शादी कर ले, इसी का मतलब अवेकनिंग हुआ, यही डिफिनीशन है अवेकनिंग की, तो फिर तो आप लोग गलत सोच रहे हैं, क्योंकि अवेकनिंग का डिफिनीशन ये कैसे हो सकता है? ये तो अवेकनिंग का अधूरा डिफिनीशन है। तो जब हम बार बार ऐसा एक राइट पर्सन के लिए, एक सही डीएम के लिए भी कभी कभी बार बार जब ऐसा सोच रहे होते हैं ना कि वो अवेकन नहीं है, इससे ना हम उससे दूर भाग रहे होते हैं, अपने रिलेशन को हारमोनियस नहीं बना पा रहे होते हैं, या हमारा जो बिहेवियर होता है उसके प्रति कुछ अलग ढंग से ही होता है, हमारे दिमाग में स्ट्रैटेजी चल रही होती है। तो इन सारी चीज़ों से हम यूनिवर्स में ऐसा संकेत भेज रहे होते हैं कि अभी हम रेडी नहीं हैं, या अभी हम अवेकन नहीं हैं, अभी हमें ही अवेकनिंग का मतलब नहीं पता है। तो गॉड कहते हैं ठीक है, फिर और जानो, और बैलेंस हो, और सीखो, अभी तो तुम्हारी लर्निंग और बची है। तो फिर हमारी जर्नी चलती रहती है। फिर डीएम अभी अवेकन नहीं हो रहे होते हैं, अगर हो भी जाते हैं बीच में तो हमको समझ ही नहीं आता कि वो अवेकन है, और हम गलत डिफिनीशन होने की वजह से हमारे दिमाग में हम यही समझ रहे होते हैं कि डीएम की तो अवेकनिंग नहीं हुई, डीएम की तो अवेकनिंग नहीं हुई। अगर ऐसे देखा जाए तो कृष्ण ने भी कभी राधा से शादी नहीं की थी, तो इसका मतलब कृष्ण की भी कभी अवेकनिंग नहीं हुई। राधा को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए, तो मतलब वो तो कुछ जानते ही नहीं थे। जस्ट मैं ऐसे राधा कृष्ण का जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, जस्ट आपको समझाने के लिए, मैं उनका कंपेयर करने के लिए आपको नहीं बोल रही हूँ, जस्ट मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि संभावनाएँ ना बहुत सारी होती हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि कोई पर्सन ट्विन जर्नी के बारे में नहीं जानता है, या आपको किसी रीज़न से एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, आपसे शादी नहीं कर पा रहा है, तो वो अवेकन नहीं है, ऐसा आप नहीं कह सकते। ये कॉन्सेप्ट आप सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी में यहीं पे आके सुनते हैं कि भाई अवेकनिंग का मतलब तो ये हुआ कि उसको ट्विन जर्नी के बारे में पता चल जाए, वो आपको एक्सेप्ट कर ले, तो आप समझ लेना कि वो अवेकन हो गया है। ऐसा यहीं पर आपको बताया गया है हम ही लोगों के थ्रू, इसीलिए आप ऐसा समझते हैं। तो चलिए, अगर हम ही लोगों के थ्रू बताया गया है तो हम ही लोग करेक्ट कर रहे हैं अभी, है ना, कि ऐसा नहीं होता है। आप अपने पर्सन को उसके दिमागी लेवल पे समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए, और अपने रिलेशन को हारमोनियस बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। और अवेकनिंग की चिंता मत करिए, क्योंकि जब आप अवेकन हो जाते हैं, जब आपके अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, तो वो पर्सन, उसको ट्विन जर्नी के बारे में पता हो चाहे नहीं पता हो, फिर भी वो पर्सन आपकी पॉजिटिविटी, आपके अंडरस्टैंडिंग एनर्जी देखते हुए ऑटोमेटिक वो आपके साथ रहना, बातचीत करना पसंद करता है, और हारमोनियस यूनियन भी हो जाता है, और वो आपकी बातों को फॉलो करना भी, या बात आपकी मानना भी शुरू कर देते हैं। और अगर वो नहीं भी सुनते हैं तो भी डिवाइन, गॉड, एंजल आपके अंडरस्टैंडिंग या आपकी अवेकनिंग को देखते हुए उनकी अवेकनिंग को ट्रिगर करा देते हैं, या उनकी लाइफ के लेसन्स भेजना उनकी लाइफ में शुरू करा देते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, बातें तो बहुत सारी हैं करने के लिए, लेकिन काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। देखिए, मेरा बस मोटिव यही था कि आपको वो जो छोटी छोटी गलतियां आप जो करते हैं उनसे बचाना, जिससे कि आप जल्द से जल्द अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़े, जल्द से जल्द आप एक अवेकन और एक समझदार पर्सन बने, जिससे कि आपके डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हो सके, जिससे कि गॉड को ये समझ आ सके कि यस, आप तैयार हो गए हैं और अब आपके डीएम की अवेकनिंग होगी, तो आप इन सब चीज़ों को हैंडल कर लेंगे। क्योंकि डीएम की भी जब अवेकनिंग होती है तो उनको भी पर्जिंग वगैरह होती है,
उनको भी सोल शॉक लगता है, वो भी लो वाइब्रेशन में जाते हैं, तो वो पेन भी आपको रिसीव होता है अपने हार्ट में, तो आप भी लो वाइब्रेशन में रहने लगते हैं, आपको भी खुद को संभालना होता है। तो अगर आप हाई वाइब्रेशन में नहीं हैं, तो आप भी अगर लो वाइब्रेशन में हैं, तो उस वक्त डीएम की अवेकनिंग होगी, वो भी लो वाइब्रेशन में चले जाएंगे। आप दोनों एक दूसरे को संभाल नहीं पाएंगे, एनर्जी वाइज ही नहीं संभाल पाएंगे, अंडरस्टैंडिंग वाइज तो वैसे भी नहीं संभाल पाएंगे और एनर्जी वाइज भी नहीं संभाल पाएंगे। आपकी एनर्जी से वो हील ही नहीं हो पाएंगे, तो ये रिलेशन और भी ख़राब होता जाएगा। दोनों एक दूसरे से भागने लगेंगे, बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रन करने लगते हैं, क्योंकि लो वाइब्रेशन एनर्जी हमेशा एक दूसरे को परेशान करती है। तो ओके फ्रेंड्स, आप हाई वाइब्रेशन में पहले जाइए, फिर डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट होगी, आप सारी चीज़ें हील करिए। आज के लिए बस इतना ही, और लंबा वीडियो नहीं खींचूंगी। तो ओके फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम नमः शिवाय, ओम साईं।